हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद और आप सभी का स्वागत करता हूं इस धुआंधार क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और आज की जो एक क्लास है ये हाई स्कूल के साइंस में एक चैप्टर है जो कि है जैव प्रक्रम। और उस जैव प्रक्रम से जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है मनुष्य में पोषण या मानव में पोषण। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इस टॉपिक को। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आप हाई स्कूल में हैं, क्लास 11th में हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इस टॉपिक में जो भी इसमें प्रक्रिया हो रही है, इस पाचन के दौरान जो भी प्रक्रिया हो रही है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पाचन की इस प्रक्रिया में जो एंजाइम्स होंगे उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहली चीज़ इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एक मुख है और मुख से लेकर के गुदा तक एक आहार नाल दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? एक आहार नाल दिखाई गई है। इस आहार नाल के बहुत सारे इसके जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहला पार्ट इस आहार नाल का जो है वो मुख है। तो मुख से लेकर के गुदा तक ये एक आहार नाल होती है। अब देखिए, सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो है मुख गुहा यानी माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के जस्ट नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। इस ग्रंथि का जो कार्य है ये लार का स्राव करती है। क्या करती है? लार का स्राव करती है। ऐसे ही एक ग्रंथि ऊपर पाई जा रही है जिसे जिसे कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। जो कार्य इस ग्रंथि का है वही कार्य इस ग्रंथि का भी है। इसके अतिरिक्त एक ग्रंथि और पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, ये ग्रंथियां जोड़े में होती हैं। किस में होती हैं? जोड़े में होती हैं। तो लार ग्रंथियां जोड़े में होती हैं और कुल जोड़ों की संख्या 3 होती है। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, ये है ग्रसनी, इसे बोलते हैं फेरिंक्स। और ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी यहाँ से 2 नलिकाएं निकलती हैं। एक होती है नासाद्वार से आई हुई और एक जो है आपके मुख से आई हुई भोजन की नलिका। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको ये लेरिंग्स है जो कि फेफड़ों में जाएगा। और यहाँ देखिए, ये आपका जो है ये आपका आगे यहाँ ग्रसनी से आगे डिवाइड होकर के ये आपका ग्रसिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रसिका कहलाएगा। इसे बोलेंगे ईसोफेगस या इसे बोलेंगे ग्रसिका। ग्रसिका आगे जा करके देखिए, यहाँ से ये डायाफ्राम है। ये क्या है? ये डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम है। यहाँ से देखिए, ये जो कर्व जैसा एक यानी कि कर्व यानी कि वक्र जैसा एक आपको यहाँ पे एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? इसे डायाफ्राम बोलते हैं। इस डायाफ्राम से नीचे आमाशय आपका मिलेगा। तो जो ये ग्रसिका है, ये ग्रसिका ईसोफेगस जा करके आमाशय से जुड़ती है। अच्छा, यहाँ पे एक वाल्व होता है और ये वाल्व वापस भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है, अब बिल्कुल इसकी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ये हो गया, ये आमाशय हो गया। आमाशय आगे जुड़ता है छोटी आंत से, और छोटी आंत से जुड़ने के इस वाले स्थान पर भी एक वाल्व पाया जाता है। इन सब वाल्व की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, एक लीवर है। लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। इसी यकृत में पित्ताशय होता है जिसमें पित्त रस इकट्ठा होता है। सभी का कार्य पढ़ने वाले हैं, बस आप बने रहिए। देखिए आगे, देखिए यहाँ जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस छोटी आंत से, अब देखिए छोटी आंत से थोड़ी दूरी पर एक सी आकार का एक आकृति है। सी आकृति है, सी तरीके यानी कि सी अक्षर की तरह एक आकृति है जिसे बोलेंगे ग्रहणी। क्या बोलेंगे? ग्रहणी, या इसे बोलेंगे ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। आगे देखिए, इसी ड्यूडेनम या ग्रहणी से एक आपका जो ग्रंथि है वो निकली हुई है जिसे बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या बोलते हैं? अग्न्याशय या पैनक्रियाज बोलते हैं इसको। इनका अपना अपना रोल है इस पाचन की प्रक्रिया में। अभी आगे देखेंगे। देखिए, छोटी आंत आगे जा करके बिल्कुल कर्व होकर के इसी में ये अपने जो है आकार को इकट्ठा कर लेती है, यानी कि दूर तक फैलने के बजाय एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। और इस प्रक्रिया में ये, अच्छा, इस प्रक्रिया में क्या करती है? ये अपने सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है।
इसे कुंडलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडलन बोलते हैं। देखिए ये आगे जा करके बड़ी आंत से जुड़ जाती है और बड़ी आंत, ये देखिए बड़ी आंत जो है इस पूरी छोटी आंत को बाहर से घेरे हुए, यहाँ देखिए इस बड़ी आंत से एक जुड़ा हुआ पार्ट है कृमिरूप परिशेष का। क्या है? कृमिरूप परिशेष का, जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। चलिए अब देखिए बड़ी आंत से ही जुड़ा हुआ पार्ट आपका एनस, एक है रेक्टम। रेक्टम में आपका जो बचा हुआ भोजन इकट्ठा होता है और लास्ट में एनस के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम का जो ये स्ट्रक्चर था इसको हमने समझा दिया है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं इस पूरी प्रक्रिया का। चलिए, मनुष्य में पोषण देखिएगा, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण और इस पोषण के लिए, इस पोषण के लिए अभी आप देखेंगे कि पोषण, अच्छा मनुष्य में जो पोषण है वो एक छोटी प्रक्रिया नहीं है। इसमें भोजन का अंत ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मनुष्य में या मानव में या किसी भी जीव में पोषण होना है तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले भोजन को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, भोजन को हमें ग्रहण कर, सबसे पहली चीज भोजन का अंत ग्रहण, भोजन का अंत ग्रहण होगा। ये सबसे पहला कार्य होगा, भोजन का अंत ग्रहण। दूसरा जो कार्य होगा, दूसरे कार्य में भोजन का पाचन होगा। क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। पाचन होने के बाद में जो भी भोजन पचेगा उसका फिर अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद में जब अवशोषण हो जाएगा तो वो आपके शरीर में, वो आपके शरीर में पोषण प्रदान करेगा, यानी कि स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण होगा। अच्छा, बचे हुए भोजन का बहिक्षेपण हो जाएगा। क्या होगा? बहिक्षेपण होगा, बहिक्षेपण, बचे हुए भोजन का बहिक्षेपण होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? भोजन का अंत ग्रहण, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट में क्या होगा? भोजन का बहिक्षेपण होगा। ठीक है, तो आइए इन सभी पांचों स्टेप्स को बिल्कुल समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली चीज भोजन का जो अंत ग्रहण है, भोजन का अंत ग्रहण, भोजन का जो अंत ग्रहण है ये कहाँ से होगा? ये होगा मुख से। कहाँ से होगा? मुख से होगा। ठीक है, अब देखिए मुख की जब बात करते हैं तो मुख में आप जानते हैं कि लार होता है। क्या होता है? लार होता है। अच्छा, लार में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। इसी टाइलिन एंजाइम को एमिलेज एंजाइम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एमिलेज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, एमिलेज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जो आप स्टार्च खाते हैं, क्या खाते हैं? स्टार्च। जो भी आप स्टार्च खाते हैं इसको माल्टोज शर्करा में, किसमें? माल्टोज, माल्टोज शर्करा में चेंज करता है, बदल देता है, माल्टोज शर्करा। और यहाँ पे आपका यही, यानी कि ये आपका एंजाइम यहाँ पे कार्य करता है। स्टार्च को माल्टोज में चेंज कौन करता है? ये करता है लार, लार यानी कि टाइलिन एंजाइम। बात समझ में आई? चलिए ये बात हो गई, यानी कि ये जो प्रक्रिया है, अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर आपकी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, और यहाँ पे एक ये ग्रंथि है, एक इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथि होती है, वो पीछे होती है। 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं और इन्हीं से लार या इसी को लाला रस बोला करते हैं। तो ये स्रावित होता है और इसमें टैलिन या एमिलेज एंजाइम होता है और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। चलिए ठीक है, यहाँ से भोजन, अच्छा लार भोजन को लसलसा भी बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को लसलसा भी बनाता है, और जिससे कि भोजन आसानी से इस ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में आ जाए और ग्रसिका से आमाशय में पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा ये जो स्टार्च है, स्टार्च से शर्करा में चेंज होने का जो प्रक्रिया है ये आप महसूस कर सकते हैं। जब भी कभी आप रोटी खाते हैं तो देर तक उसको चबाने के बाद में आपको हल्का सा मीठा अनुभव होता है, कि ऐसा लगता है कि मुंह में चीनी आ गई, ऐसा कुछ अनुभव होता है। तो वो जो स्टार्च होता है वो माल्टोज शर्करा में चेंज होता है। आइए देखते हैं। चलिए ये प्रक्रिया हो गई। अब भोजन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे लसलसा हो गया। अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ेगा ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में।
अच्छा, गर्सिका में यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, गर्सिका की बात करते हैं। गर्सिका में, अच्छा, गर्सिका में कोई पाचन नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं होती, यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है? क्रमाकुंचन की घटना होती है। क्रमाकुंचन का मतलब ये होता है कि ये जो ग्रसिका है ये हल्का सा हिलती डुलती रहती है, इसमें ये क्रमाकुंचन की गति होती है, जिससे कि भोजन आसानी से खिसक कर कहाँ जाए, आमाशय में पहुंच जाए। अच्छा, आमाशय में पहुंचने के बाद में यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, जिससे कि आया हुआ भोजन वापस ग्रसिका में न जा पाए। बात समझ में आई? जैसे ही यहाँ पर भोजन पहुंचता है, अब आमाशय की बात करते हैं। आइए यहाँ देखिए, आमाशय की बात करते हैं। जब आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय में होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है, जठर रस। जठर रस में 3 घटक होते हैं, इन घटक को समझिए। सबसे पहला होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम। और दूसरा होता है इसमें HCl। क्या होता है? HCl। और तीसरा होता है श्लेष्म। क्या होता है? श्लेष्म होता है। ये 3 घटक होते हैं किसके? जठर रस के। और जठर रस जो होता है इसी आमाशय की जो अंतः दीवार होती है, अंतः भित्ति होती है, यहीं से स्रावित होता है। ठीक है, यहीं से स्रावित होता है। अब देखिएगा, पेप्सिन का जो कार्य है, पेप्सिन जो है, मान लीजिए आपने भोजन में प्रोटीन खाया। क्या खाया? प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ये प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करेगा। अच्छा, HCl का जो मुख्य कार्य है, सबसे पहला कार्य जो HCl का है, ये पेप्सिन को, किसको? पेप्सिन को क्रियाशील करता है। क्या करता है? पेप्सिन को क्रियाशील करता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेप्सिन को क्रियाशील करता है। दूसरा मुख्य कार्य ये है कि भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, भोजन को अम्लीय बनाने से बहुत फायदे हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये कि भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु आ गए हैं या हानिकारक चीज़ें आ गई हैं तो वे नष्ट हो जाती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, अगला है श्लेष्म। अच्छा, यहाँ देखिए, ये है इस आमाशय की अंतःभित्ति, और अंतःभित्ति पे जो है श्लेष्म पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये श्लेष्म का आवरण है। ये क्या है? ये श्लेष्म का आवरण है। ये श्लेष्म का जो कार्य है, ये श्लेष्म क्या करता है? आमाशय की HCl से, किससे? HCl से रक्षा करता है, रक्षा करता है। अब देखिए, जो HCl है ये अम्ल है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो तो कैसे ये हानिकारक जीवाणुओं को मार पाए। तो ये कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसीलिए ये अंदर के दीवार को जला सकता है, आमाशय की अंतःभित्ति को ये जला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं पता क्योंकि आमाशय की अंतःभित्ति क्या है? श्लेष्म है, और ये श्लेष्म रक्षा करता है आमाशय की, और इस वजह से आमाशय बचा रहता है। HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है आपके आमाशय में तो क्या होता है? यहाँ से आपको एसिडिटी की समस्या होना शुरू होती है। ठीक है, एसिडिटी की समस्या होना शुरू होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ देखिएगा, आपके पास में HCl बढ़ा हुआ है, और HCl में अगर हम कोई यहाँ पे क्षार या क्षारीय चीज़ खा लें तो आप जानते हैं कि HCl और प्लस में, और आपने क्षारीय, HCl क्या है? अम्ल है, और आपने क्या ली? कोई क्षार वाली वस्तु खाई, या कोई आपने ऐसी चीज़ खाई इसमें क्षार है, तो ये क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और आप जानते हैं उदासीन जब हो जाएगा तो अम्ल की जो मात्रा है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? जल और लवण बनता है,
जिससे कि हमारा अम्ल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये आमाशय में होती है। कहाँ होती है? आमाशय में होती है, आमाशय में होती है। अब आमाशय के बाद हम आते हैं, इस आमाशय में भोजन कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। अब यहाँ आते हैं यकृत के पास आते हैं, देखते हैं यकृत में क्या घटना हो रही है। आइए, भोजन आमाशय के बाद में कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में जब जाएगा, अब देखिएगा भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत या इसी को बोलते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसके इतने से लेकर के इतने वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। और ग्रहणी में तमाम तरह के पाचक एंजाइम्स यहाँ से स्रावित होते हैं। कुछ अग्नाशय से होते हैं और कुछ आपके यकृत यानी कि लीवर से होते हैं। ठीक है, और लीवर में आपका जो ये पित्ताशय है, यहाँ से पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि जो ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत में आंतरस मिलेगा। क्या मिलेगा? आंतरस मिलेगा। आंतरस मिलेगा। और इस आंतरस में रस देखिएगा क्या कार्य करता है। ये आंतरस यदि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को ये चेंज करेगा किसमें? ग्लूकोज में चेंज कर देगा। किसमें? ग्लूकोज में ये चेंज करेगा। अगर आपके भोजन में वसा है, क्या है? वसा है, तो वसा को चेंज करेगा किसमें? वसीय अम्ल में। किसमें? वसीय अम्ल में। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? ये आंतरस के द्वारा हो रही है, छोटी आंत में हो रही है। आइए अगला देखिए, अगर आपके भोजन में प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, तो प्रोटीन को ये चेंज कर देगा। किसमें चेंज होगा? अमीनो अम्ल में। किसमें चेंज होगा? अमीनो अम्ल में चेंज होगा। अमीनो अम्ल में चेंज होगा। तो आप देखिए कि आंतरस में यदि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, क्या खाया है? कार्बोहाइड्रेट, तो किस में चेंज होगा? वो आपका ग्लूकोज में चेंज होगा। अगर आपने प्रोटीन खाई है तो अमीनो अम्ल में चेंज होगा। अगर आपने वसा खाया है तो वसीय अम्ल में चेंज हो जाएगा। और ये किसके द्वारा होगा? ये आंतरस के द्वारा होगा। इसी आंतरस में पित्ताशय से निकला हुआ रस भी जाता है। कौन जाता है? पित्ताशय से निकला हुआ रस भी जाता है। तो अब देखिएगा इसमें दो चीजें, आपके पास में पित्ताशय होगा। क्या होगा? पित्ताशय। और पित्ताशय की बात करें, इसका मतलब ये यकृत से जुड़ा हुआ है। किससे? यकृत से जुड़ा हुआ है। ये जो पित्ताशय है ये पित्त रस का स्राव करता है। किसका? पित्त रस का स्राव करता है। और ये जो पित्त रस है, ये पित्त रस कहलाता है, पित्त लवण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पित्त लवण भी कहलाता है। अब देखिए इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? पित्त रस का कार्य क्या है? देखिएगा, ये जो पित्त रस है ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। अब वसा का पाचन कैसे करता है? वसा के पाचन में ये हेल्प करता है। अच्छा, वसा के पाचन में ये सहायता करता है। और सहायता कैसे करता है? देखिएगा, आपने वसा युक्त कोई चीज़ खाई, ठीक है, और ये भोजन के साथ में, जब भी वसीय चीज़ आप भी खाते हैं तो भोजन के साथ में ये मिल करके बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में बन जाता है। तो आपने भोजन में वसा को लिया, भोजन के साथ मिल करके बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में बन गया। अब बड़ी बड़ी गोलिकाओं का पाचन बहुत ही मुश्किल होता है आंत के द्वारा। तो ये पित्त रस क्या करता है? उन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। और वसा ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ और बन जाए। देखिए वसा को वसा में ही ये रहने देता है। आप देखिएगा, इसको भी देखिएगा, पित्त रस है, लेकिन छोटी गोलिकाएं जो होती हैं, लेकिन जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं भोजन की, बड़ी गोलिकाएं किस में चेंज होती हैं? छोटी छोटी गोलिकाओं में, छोटी छोटी गोलिकाओं में। ठीक है, बड़ी
गोलिकाएं चेंज किसमें होती हैं? छोटी गोलिकाओं में चेंज होती हैं। अभी जो ये छोटी गोलिकाएं प्राप्त हुई हैं वसा की, इनका पाचन अब आसानी से हो जाएगा और वो पाचन आपका अन्य जो एंजाइम प्राप्त होगा आपका अग्नाशय से वहाँ से होगा। तो ये हो गया वसा से, वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं ये वसा की छोटी गोलिकाओं में चेंज होंगी किसके द्वारा? और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, इमल्सीकरण बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। वसा का इमल्सीकरण ही क्या है? ये वसा का इमल्सीकरण है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि इमल्सीकरण क्या होता है। तो वसा की जो छोटी छोटी गोलिकाएं होती हैं उनका बनना ही कहलाता है इमल्सीकरण। ठीक है, आइए अब देखते हैं अग्नाशय। इसी आंत्र रस में अग्नाशयी रस होता है। क्या होता है? अग्नाशयी रस होता है। इसी आंत्र रस में आपका अग्नाशयी रस होता है। अग्नाशयी रस होता है। और इस अग्नाशयी रस में देखिएगा, देखिए एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये तीनों एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? ये तीनों एंजाइम आपके अग्नाशयी रस में पाए जाएंगे। अब यहाँ एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ देखिए ये पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्तरस निकलेगा। जो इस भोजन की वसा में जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होगी उनका इमल्सीकरण होगा और वो चेंज किस में होगी? छोटी गोलिकाओं में चेंज होगी और धीरे धीरे वो भोजन छोटी आंत में उसी में उसका पाचन होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से देखिए ये अग्नाशयी रस भी उसी आंत में जाएगा और अग्नाशयी रस में आपको एमिलेज मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, इसी में लाइपेज मिलेगा और ये तीनों एंजाइम इस भोजन में उपस्थित। अब देखिएगा एमिलेज क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, लाइपेज क्या करेगा। अब देखिए जो बची हुई प्रोटीन होगी उसका पाचन आपका ट्रिप्सिन करेगा। ठीक है, और बचा हुआ जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा या स्टार्च होगा वो एमिलेज उसको पाचन करेगा और आपकी जो वसा की छोटी गोलिकाएं बनी थी उनका पाचन कौन करेगा? उनका लाइपेज करेगा। तो एमिलेज क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा और स्टार्च से ये अब देख लीजिएगा, ऐसे इसको समझिएगा। स्टार्च, एमिलेज क्या करेगा? ये स्टार्च को एमिलेज क्या करेगा? ये स्टार्च को चेंज करेगा किसमें? स्टार्च को चेंज करेगा आपका ये ग्लूकोज में चेंज करेगा। किसमें? ग्लूकोज में चेंज करेगा। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को, ऐसे समझिए इसको, प्रोटीन को चेंज करेगा पेप्टोन्स में। किसमें? पेप्टोन्स में चेंज करेगा, पेप्टोन्स में। यहाँ देखिए लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा और वसा का पाचन करेगा तो वसीय अम्ल किसमें चेंज करेगा? वसीय अम्ल में इसको चेंज करेगा। तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ से स्टार्च, प्रोटीन और वसा का पाचन भी हो गया। तो एक बार इस प्रक्रिया को एक बार फिर सुनिए, देखिए एक बार सुनिए इस प्रक्रिया को। आपने मुख से भोजन को ग्रहण किया, यहाँ से आपको लार प्राप्त होगी। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कि आपने जो भी स्टार्च खाया होगा इसका ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में चेंज करेगा। ठीक, उसके बाद इस ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होगा। यहाँ से भोजन कर्माकुंचन की गति के द्वारा नीचे आएगा अमाशय में। अमाशय में जठर रस होगा और जठर रस में आपका पेप्सिन एंजाइम होगा। कौन सा होगा? पेप्सिन एंजाइम होगा और पेप्सिन के साथ में आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और साथ ही श्लेष्म पाया जाएगा। श्लेष्म क्या करता है? इस अंदर के अमाशय की दीवार की रक्षा करता है जो कि HCl से ये जले ना, वो नष्ट ना हो पाए या उसमें कोई आपका इसमें कोई इसके अंदर की त्वचा जलने ना पाए। चलिए उसके बाद में जो आपका यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। आइए अब देखिए यहाँ से यकृत जुड़ा हुआ है। यकृत में आपका जो पित्तरस है वो आएगा और पित्तरस
जो है पित्त लवण के रूप में कार्य करेगा और ये क्या करेगा, अम्लीय भोजन को क्षारीय करेगा। क्या करेगा, अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देगा। अच्छा, क्षारीय भोजन आगे बढ़ेगा और यहाँ से जो हमारा वसा, जो हमने वसा खाया है, वसा की जो बड़ी गोलिकाएँ हैं वो छोटी गोलिकाओं में बदलेंगी और ये प्रक्रिया कहलाएगी वसा का इमल्सीकरण कहलाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अग्नाशय लगा हुआ है, तो इस अग्नाशय से अग्नाशयी रस आपको प्राप्त होगा जो कि आंत रस में मिक्स हो जाएगा। अब ये जो अग्नाशयी है, ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशयी रस में आप देखते हैं कि अग्नाशयी रस में आपको प्राप्त हुए हैं किसमें, देखिए एमिलेज प्राप्त हुआ है। एमिलेज क्या करेगा, आपने जो भी स्टार्च बचा हुआ है वो स्टार्च यहाँ से फिर से पाचित होगा और स्टार्च से ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आपका प्रोटीन भी, जो आंत में, छोटी आंत में जो बची प्रोटीन है वो भी आपकी यहाँ से, जो भी प्रोटीन बचेगी वो फिर से यहाँ से पचेगी और उसके लिए जिम्मेदार क्या होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम आपका यहाँ से काम करेगा। अच्छा, जो भी वसा के जो भी छोटे कण प्राप्त हुए थे उनका यहाँ से पुनः पाचन होगा और उसके लिए जिम्मेदार क्या होगा, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। उसके बाद में ये भोजन जो पच गया है इसका क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण। देखिए भोजन की पाचन की इस प्रक्रिया में भोजन का अवशोषण, देखिए नेक्स्ट है अवशोषण। अवशोषण, अब देखिए अवशोषण होने के लिए, अवशोषण होने के लिए जो छोटी आंत है इसको समझिए ऐसे ही, जो अवशोषण है वो छोटी आंत में मुख्य तौर से होता है और बचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत में भी होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में भी होता है। अच्छा, भोजन की कुछ मात्रा का पाचन होता है बड़ी आंत में भी, लेकिन जो पाचन की मुख्य प्रक्रिया है वो आपकी कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। और छोटी आंत में पूछें तो आपकी जो ग्रहणी है, जो ये ड्यूडेनम है, ये पाचन की सबसे खास या सबसे मुख्य जगह होती है भोजन के। ठीक है, तो आप छोटी आंत को याद रखिएगा, छोटी आंत में पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ से भोजन पचने के बाद में अवशोषित होगा। अवशोषण के लिए अब देखिए जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत जो होती है इसकी अंताभित्ति पे इस तरह अंगुली सदृश कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे देखिए एक बार, जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। इन्हें दीर्घ रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम या विलाई। अब इनका कार्य क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम, जो कि अंगुली सदृश होते हैं। ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को ये बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए छोटी आंत है, ये बिल्कुल कुंडलित है, तो दो चीजें मदद करती हैं क्षेत्रफल को बढ़ाने में। सबसे पहली चीज इसके कुंडलन में, और दूसरी चीज इसके अंदर जो ये दीर्घ रोम पाए जाते हैं ये भी इसकी सहायता करते हैं इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने में। अच्छा, अब बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होने के बाद में आपका जो भोजन है ये रक्त में मिल जाएगा और रक्त मिलने के बाद में ये लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए जो भी कुछ आप खाते हैं अंततः वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज के दहन होने के बाद में आपको एनर्जी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ये देखिए C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज। और दहन के लिए हमेशा O2 की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा देखिएगा, 6CO2 और प्लस में 6H2O, तो यहाँ से आप 6 लगा लेंगे तो ये एक्शन बन जाएगी और यहाँ से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। ATP के रूप में आप जानते हैं इसको स्टोर कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। भोजन के अवशोषण के बाद वो रक्त के माध्यम से उसका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है और इस प्रक्रिया में भोजन प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाता है। आपके शरीर की हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से उसका दहन होता है।
क्या होता है, दहन होता है, और जिसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है एनर्जी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होने तक, भोजन के अंत ग्रहण से लेकर के ऊर्जा प्राप्त होने तक और शरीर के वृद्धि एवं विकास तक होने की जो प्रक्रिया है, ये समुचित प्रक्रिया कहलाती है। मनुष्य या किसी जीव का पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। पाचन अलग है, पोषण अलग है, तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोषण कहलाता है। तो ये रहा पोषण की एक प्रक्रिया जो आपने ये बिल्कुल समझ लिया होगा। तो ये जो आज की क्लास थी कैसी लगी, ये आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी करिए। आपके लिए ये सब बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो आप सम्मान करिए थोड़ा सा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक दूसरे धुआंधार टॉपिक के साथ में। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।